नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। राकेश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दिया है और 1.5 साल तक आयोग के चेयरमैन रहे राकेश कुमार, और उन्होंने इस्तीफे की वजह अभी साफ नहीं की है। इस्तीफे की वजह साफ नहीं हो पाई। पेपर लीक के बाद सुर्खियों में रहा है यूकेपीएससी, और 24 दिसंबर 2021 को यूकेपीएससी चेयरमैन बने थे राकेश कुमार, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो पेपर लीक के बाद सुर्खियों में रहा यूकेपीएससी, और 24 दिसंबर 2021 को यूकेपीएससी चेयरमैन बने थे राकेश कुमार। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है और राकेश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। इसकी वजह क्या रही, यह अभी साफ नहीं हो पाया कि आखिर उन्होंने क्यों अपने पद से इस्तीफा दिया। तो राकेश कुमार के इस्तीफे की वजह अभी साफ नहीं है, लेकिन उनके इस्तीफे के बाद चर्चाएं कई तरह की हो रही हैं। पेपर लीक के बाद सुर्खियों में रहा यूकेपीएससी, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन क्यों दिया यह अभी साफ नहीं है। शनिवार को आईएमए देहरादून में 2023 की पासिंग आउट परेड संपन्न हुई और अब पिपिंग सेरेमनी भी संपन्न हो गई है। इस परेड से भारत को 331 जाबाज सैन्य अफसर मिले, तो मित्र देशों को भी 42 सैन्य अफसर प्राप्त हुए। पासिंग आउट परेड का नजारा देखने लायक था। रिव्यूइंग अफसर के रूप में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने पासिंग आउट परेड की सलामी ली। मित्र देशों के 42 जेंटलमैन कैडेट्स भी परेड में शामिल थे, और ये जीसी अब अपने अपने देश में सैन्य अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं देंगे। उत्तराखंड के 25 जेंटलमैन कैडेट्स सेना में अफसर बने हैं, और परेड के बाद अकादमी में प्रशिक्षण के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वालों को मेडल दिए गए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैरर कैसीनो कंपनी को मिला, और मेडल विनर्स को मेडल देने के बाद अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अपना संदेश दिया। अपने संदेश में सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने पास आउट हुए जेंटलमैन कैडेट को बधाई दी, और आईएमए की पासिंग आउट परेड से सैन्य अफसर बनने वालों में सबसे ज्यादा 63 जेंटलमैन कैडेट्स उत्तर प्रदेश से रहे। दूसरा नंबर 33 कैडेट के साथ बिहार का रहा। तीसरे नंबर पर हरियाणा है, जिसके 32 अफसर है, और चौथे नंबर पर 26 जेंटलमैन कैडेट के साथ महाराष्ट्र रहा, जबकि 5वें नंबर पे उत्तराखंड का नाम आता है, जिसके 25 जाबाज अफसर रहे। तमिलनाडु से 8 जेंटलमैन कैडेट सैन्य अधिकारी बने, और आंध्र प्रदेश से 1 सैन्य अधिकारी बना। कर्नाटक से 11 जेंटलमैन कैडेट सैन्य अधिकारी बने। तेलंगाना से 3, केरल से 5, राजस्थान से 19, पंजाब से 23, मध्य प्रदेश से 19। इसी तरह अलग अलग संख्या है ये हर राज्य की। तो उत्तर प्रदेश की बात अगर करें, क्योंकि देखिए हर राज्य से अलग ये संख्या है। हरियाणा के 32 कैडेट्स हैं, महाराष्ट्र की बात करें तो 26 हैं, आंध्र प्रदेश का 1, जबकि कर्नाटक के 11, और तेलंगाना के 3, जबकि केरल के 5 कैडेट्स, राजस्थान के 19, पंजाब के 23, और इसी तरह मध्य प्रदेश के 19 कैडेट्स हैं, जबकि दिल्ली की बात करें देश की राजधानी तो 12 कैडेट्स, जम्मू कश्मीर के 6, हिमाचल प्रदेश के 17, और पश्चिम बंगाल के 3, झारखंड के 8 कैडेट हैं। तो मणिपुर 1 और असम की संख्या जो है वो भी 1 है। तो सुदीप जैन हमारे ब्यूरो चीफ इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। सुदीप, इस परेड से भारत को 331 जाबाज सैन्य अफसर मिले। जी बिल्कुल, भारतीय सैन्य अकादमी में आयोजित पासिंग आउट परेड संपन्न हो गई है। जोश से भरे इस माहौल में
कैडेट्स ने अंतिम पग पार करते ही सेना में अपनी सेवाएं देने का आज से दिन शुरू हो गया है। 331 कैडेट तो भारतीय सेना को मिले हैं, जबकि 42 ऐसे कैडेट हैं जो हिंदुस्तान के मित्र देश हैं, जिनके यहाँ के स्टूडेंट्स कैडेट बनने आते हैं, अफसर बनने आते हैं, बाद में ये अपने देश में सर्व करेंगे, सेवा देंगे। ऐसे कैडेट्स की संख्या 42 है। करीब 7:15 बजे आयोजन शुरू हुआ, जो कि करीब 10:15 बजे तक चला। आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मनोज पांडे इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और उनका जो संबोधन था कैडेट्स को, वो भी सुनने लायक था। भारतीय सैन्य अकादमी में हर 6 माह पर पासिंग आउट परेड होती है, यूं तो जून माह और दिसंबर माह में। आज का दिन देखने लायक इसलिए भी था क्योंकि कैडेट्स में इतनी गर्मी और इतनी उमस भरी धूप होने के बावजूद कैडेट्स के साथ ही परेड देखने आए लोग, उनके परिजनों, रिश्तेदारों, नातेदारों में एक जोश था, एक उत्साह था भारत माँ की सेवा के लिए, और ये नज़ारा देखने लायक था। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे भी आपसे जानकारी लेंगे सुदीप। फिलहाल शुक्रिया और आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में व्यापारियों के साथ महासंपर्क अभियान में प्रतिभाग किया। अभियान में उन्होंने व्यापारी वर्ग के लिए मोदी सरकार द्वारा किए गए 9 साल की उपलब्धियां गिनवाई और इस दौरान हरिद्वार में बनने जा रही पॉड टैक्सी के रूट और कॉरिडोर को लेकर व्यापारियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। व्यापारियों ने पॉड टैक्सी के तय रूट को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए मांग पत्र दिया, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए सीएम ने अपर सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने की घोषणा की। इसमें अधिकारियों के साथ साथ हरिद्वार व्यापारियों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। कमेटी की दिशा निर्देश के बाद पॉड टैक्सी का कार्य शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरिद्वार के विकास के लिए लाई जा रही ये दोनों कार्य योजनाएं बिना व्यापारियों की सलाह के नहीं बनाई जाएंगी। 9 साल के कालखंड में हर वर्ग के लिए, हर समाज के लिए, हर क्षेत्र के लिए उन्होंने अनेकों ऐसे काम किए हैं जिनसे सबके जीवन में बदलाव आया है। लोगों के अंदर एक नई कार्य संस्कृति, नया कार्य व्यवहार पूरे देश के अंदर आया है। गरीब कल्याण की योजनाएं चली हैं, व्यापारी कल्याण की योजनाएं चली हैं, विकास के अनेकों काम शुरू हुए हैं। भारत का मान सम्मान और पहचान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ी है, वैश्विक पहचान बढ़ी है। 9 साल के और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। राकेश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। 1.5 साल तक आयोग के चेयरमैन रहे राकेश कुमार, और राकेश कुमार के इस्तीफे की वजह अभी साफ नहीं है। इसको हम जानेंगे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ लगातार सुदीप जैन बने हुए हैं। सुदीप, क्या वजह रही इस्तीफे की? जी देखिए, देश के टॉप 10 आईएएस अफसरों में शुमार आईएएस रिटायर्ड डॉक्टर राकेश कुमार का नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है और राजधानी देहरादून, नैनीताल, कई बड़े जिलों के उत्तराखंड में वो जिलाधिकारी भी रहे हैं। राकेश कुमार ने लोक सेवा आयोग संभालने के बाद कई व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया, डबल लेयरिंग सिस्टम लागू की, इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित की। वो भी उस समय में जब राज्य सरकार के सामने बहुत क्राइसिस था, पेपर लीक हो रहे थे, नकल का नेटवर्क बढ़ता जा रहा था। महत्वपूर्ण तो तब हुआ कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में इनके आने के बावजूद भी एक पेपर लीक हुआ, परंतु ये भी तटस्थ रहे और सकुशल परीक्षाएं संपन्न कराई। अभी तक करीब 4 बच्चे इनके द्वारा कराई गई परीक्षाओं में पास हो चुके हैं, जिन पर कोई भी शक और सवाल नहीं है। बहुत फुल प्रूफ सिस्टम ये लोक सेवा आयोग को देकर गए। इनके इस्तीफे के पीछे की वजह क्या है, ये अभी तक साफ नहीं हो पा रहा है। और राकेश कुमार जो सीनियर आईएएस अफसर रिटायर्ड है, डॉक्टर राकेश कुमार, इनसे हम संपर्क करने की भी कोशिश कर रहे हैं, परंतु अभी ये फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। परंतु इनका जाना निश्चित तौर पे चौंकाने वाला है और ब्यूरोक्रेसी में कई सीनियर अफसर भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आखिर इस्तीफा डॉक्टर साहब ने क्यों दिया। तो अब देखना होगा कि क्या इस्तीफा उनका वापस होता है, उनको मना लिया जाता है, या इस पद पर किसी नए व्यक्ति की नियुक्ति होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुदीप इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के मुखिया महंत दुर्गादास महाराज ने संतों के प्रतिनिधि मंडल के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर अखाड़ों में भूमाफियाओं और असामाजिक तत्वों के प्रवेश पर रोक लगाने और अखाड़े के संतों को सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है। वहीं एसएसपी द्वारा मामले में जांच कर उचित कार्रवाई की बात की जा रही है। हमने सीबीआई जांच की मांग की है और जो अखाड़े के अंदरूनी मामले में जो भी राजनेता या भूमाफिया लोग हैं, उनका अखाड़े में प्रवेश वर्जित करने की भी मांग की है। उनका हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और
हर प्रकार से अखाड़े की मर्यादा नियम बना रहे, इसके लिए हमने उनसे आग्रह किया है कि आपका प्रशासन का भी ध्यान इस ओर रहना चाहिए। सीएम साहब ने आश्वासन दिया कि हम पूरा जो आपका कथन है उसमें हम आपके साथ हैं। हमने धर्म नगरी में बहुत सारे अखाड़े भी हैं, यहाँ पर के छोटे छोटे प्रकरण चलते रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद स्वरूप यहाँ के संत लोग मिले थे और अपनी कुछ समस्याओं को लेकर अवगत कराया, जिस संबंध में वार्ता हुई है उसको आगे हम इसमें जांच में देखकर जो भी उचित कार्रवाई होगी उसको की जाएगी। ऐसे जब भी मैं बहुत ज्यादा मैटर में डिटेल में अभी नहीं जा पाया हूँ, लेकिन जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी को संत लोग आशीर्वाद देने आए थे यहाँ पर और एक नॉर्मल कट सी मुलाकात थी, उसमें जो भी उनकी छोटी छोटी समस्याएं रहती है अखाड़ों को लेकर उस संबंध में वार्ता भी करी और उसमें उचित कार्रवाई के लिए बताया गया, जिसको परीक्षण करने के बाद। और लव जिहाद के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार गंभीर है, ये कहना है कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का। गणेश जोशी ने कहा कि राज्य सरकार लव जिहाद को बढ़ावा देने वाले लोगों को किसी भी कीमत पे बख्शेगी नहीं। पुलिस अधिकारियों को इसके लिए खास निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि सबसे सख्त धर्मांतरण कानून अगर बनाया है तो पुष्कर सिंह धामी सरकार ने बनाया है। लेकिन जिस प्रकार से पिछले 4-5 दिनों में आप देखा होगा लव जिहाद के मामले बहुत बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब एक सोची समझी साजिश के तहत षड्यंत्र किया जा रहा है। लेकिन देवभूमि में इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे जितने भी सख्त कदम उठाएं। अभी मुख्यमंत्री से उस पर चर्चा मैं करके आ रहा हूं और हम ऐसी नज़ीर स्थापित करेंगे कि उसका उदाहरण अन्य प्रदेश भी लेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मुख्यमंत्री जी लैंड जिहाद आपने कहा एक षड्यंत्र टाइप भी लग रहा है? नहीं, देखिए मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी का कि लैंड जिहाद के खिलाफ जो कदम आपने उठाया, जो हिम्मत आपने दिखाई है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र उससे परेशान होकर, उससे घबरा कर ये लोग कर रहे हैं। क्योंकि एकदम इतने मामले जो उठे हैं ये अपने आप में कुछ और संकेत देते हैं। और अब देहरादून का रुख करते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की और मुख्यमंत्री इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, उन्हें सुनते हैं। इतनी तेज हो रहा है कि बिल्कुल मैं अपने आप को धन्य मान रहा हूं कि मेरा उत्तराखंड जो है एकदम तेजी से आ रहा है। हमने कहा कि हम हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, तो बदल रहा है उत्तराखंड, तेजी से बदल रहा है। और पिछले साल हमने जब जीएसटीपी और जीएसटी पर काम करना शुरू किया तो एक साल में आपको मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि हमको हजारों करोड़ रुपया ज्यादा रेवेन्यू प्राप्त हो गया जीएसटी के रूप में। 25% की बढ़ोतरी हो गई, टोटल 27% हुई थी, फिर बाद में वो थोड़ा और हिसाब लगाया तो कुछ महीनों का थोड़ा कम ऊपर कभी ज्यादा हुआ, तो 25% की बढ़ोतरी हुई है जीएसटी कलेक्शन में पूरे राज्य की, जो हजारों करोड़ के रूप में। तो यानी कि हर क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हमने कुछ फैसले भी लिए कि हमारी ग्राम पंचायतें सशक्त हों। जैसा आप सब लोगों ने अभी यहाँ से बताया कि लखपति दीदी योजना हमने शुरू की है। अब लखपति दीदी योजना हमने शुरू कर दी, लेकिन अगर उसकी जानकारी ठीक से नहीं होगी, नीचे तक हमारी दीदियों को, हमारी मातृशक्ति को अगर ठीक प्रकार से जानकारी नहीं है तो उसका लाभ वो नहीं ले सकते। उसका लाभ लेने का भी अगर कोई सीढ़ी है तो एक बहुत बड़ी सीढ़ी आप लोग बन सकते हैं। और मैं सच बताऊं कि आप लोग अगर किसी के जीवन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, किसी को रोजगार देने का काम करेंगे, तो वो आपको संपूर्ण जीवन भर याद करेगा। और जो उसके दुआएं निकलेंगी उसके घर से, परिवार से, उसकी आत्मा से, तो ये तय मानिए कि ये जीवन तो आपका अच्छा ही है। पिछला जीवन भी बहुत अच्छा रहा होगा, तभी ना आप लोग ब्लॉक प्रमुख बने हैं। तो हर कोई थोड़ी ना ब्लॉक प्रमुख बनता है, बनता है क्या? नहीं बनता ना। तो जब आपके अच्छे कर्म रहे होंगे, देखिए ऐसा है कि वो जो भगवान के यहाँ ऊपर सबका अकाउंट होता है, कोई छोटा हो, कोई बड़ा हो, कोई इस जाति का हो, कोई। उत्तराखंड में जिलों में अब प्रभारी सचिव की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। लंबे समय से देखा जा रहा था कि प्रभारी सचिव अपने जिलों में बैठक करने नहीं जाते हैं और जिसके पीछे बड़ा कारण ये बताया जाता है कि सचिवालय में कई महत्वपूर्ण बैठकें होती हैं, जिसके चलते प्रभारी सचिव जिलों का दौरा नहीं कर पाते।
लेकिन प्रदेश में अभियोजन विभाग ने 21 सीनियर IAS अधिकारियों के सभी जिलों के दौरे के लिए रोस्टर तैयार कर दिया है, जिसके तहत सभी IAS अधिकारियों को महीने में 1 से 2 जिलों का दौरा करना होगा। कार्यक्रम का क्रियान्वयन विभाग के सचिव दीपक गरोला का कहना है कि रोस्टर तैयार हो चुका है। सभी IAS अधिकारी अब सोमवार से अपने अपने जिलों का दौरा करने निकलेंगे। कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के हमारे 3 संकल्प हैं, 3 शासनादेश हैं। तो सरकार जनता के द्वार, हमारा संकल्प अनुशासित प्रदेश और हमारा संकल्प भयमुक्त समाज। तो इसी के संबंध में आज हमने 2022 और 2023 के आंकड़ों के साथ समस्त जिलाधिकारियों, पुलिस कप्तान, कमिश्नर कुमाऊं गढ़वाल और IG कुमाऊं गढ़वाल, इन सब के साथ CM साहब की अध्यक्षता में एक रिव्यू मीटिंग थी। तो उस रिव्यू मीटिंग में इन सभी पे कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। जहाँ जहाँ से रिपोर्ट नहीं आ रही है वहाँ से रिपोर्ट आनी प्रारंभ हो गई है। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण साहब ने निर्देश दिया कि शिकायतें तो आती हैं, जब साहब भी विजिट पे जाते हैं ज़िलों में, तो शिकायतें, मतलब ज़िला छोटा है, शिकायतों का पुलिंदा बहुत बड़ा होता है। तो इसमें बेसिकली अब ये निर्देश दिए गए हैं भाई जिलाधिकारी तो अपने स्तर से करें ही करें, लेकिन जो मंडलीय आयुक्त हैं, जो हमारे मंडल आयुक्त हैं, वो भी प्रतिमाह जिलाधिकारियों की समीक्षा बैठक लें इन 3 संकल्पों के आधार पे। तो जो समस्या मंडल लेवल पे सॉल्व हो सकती है वो वहीं सॉल्व हो, जिसको शासन पे आना है तो वो एक रिकॉर्डेड हो जाएगा कि अगर 100 समस्याएं आई हैं, 50 वहाँ निस्तारित हुई हैं, 25 वहाँ निस्तारित हुई हैं, तो 20-25 खाली शासन स्तर पे आएंगी। तो कभी कोई उच्च अधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री जाते हैं, मंत्रीगण जाते हैं, अब तो समय समय सचिव भी भ्रमण करने वाले हैं, तो वो समस्याएं उनके स्तर तक नहीं आएंगी। तो ये इन्होंने बहुत अच्छा एक दिशा निर्देश दिया है। दूसरा, हमने उनके सम्मुख रखा था कि कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, क्योंकि ये जितनी भी योजनाएं उनका कार्यान्वयन करवाना है फील्ड में, तो उसके साथ साथ जितनी हमारी योजनाएं हैं सरकार की, चाहे वो केंद्र पोषित हो चाहे वो राज्य पोषित हो, तो जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए हमने सभी विभागों से कुछ प्रेजेंटेशन बनाए हैं। जन कल्याणकारी योजनाओं पे, समाज कल्याण हो गया, महिला बाल विकास हो गया, उद्यान हो गया, कृषि हो गया, तो हमने मत्स्य का एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया था। और हमारा ध्येय उसमें ये है कि जब भी बहुउद्देशीय शिविर लगें या तहसील दिवस लगें, तो उस दौरान लोगों को ये पता हो कि अगर इस विभाग की योजना है तो भाई मैं इसके लिए अप्लाई कर सकता, मैं इसकी अहर्ता रखता भी हूँ कि नहीं रखता हूँ, और अगर रखता हूँ तो मैं कैसे अप्लाई करूँ। तो उसकी अहर्ता, उसकी प्रक्रिया और उस योजना की विशेषताओं को उन शिविरों में बताया जाएगा, अन्य प्रचार माध्यमों के अतिरिक्त। और उसके लिए अभी हम एक बृहद योजना बनाने जा रहे हैं बहुउद्देशीय शिविर की, कि हम 1 साल के अंदर जितनी भी ग्राम पंचायत है, हमारी लगभग 8000 ग्राम पंचायत हैं, समस्त ब्लॉकों में हम बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन करेंगे। और इसके लिए हमने DM से रोस्टर मंगा लिए हैं भ्रमण के। तो हमारे जो विशेष कार्य अधिकारी हैं और या जब माननीय मंत्रीगण जाते हैं तो उन रोस्टर के आधार पे हम भी फील्ड में स्टाफ भेजेंगे। नहीं, इस पे तो अब माननीय मुख्य सचिव महोदय की निर्देशानुसार जो 20 के करीब यहाँ पे सचिवगण हैं, सभी सचिवों की हर माह ड्यूटी लगा दी गई है कि जून माह में ये, मतलब अगर सचिव 20 हैं, जिला 13 हैं, तो एक सचिव 2 जिलों में जाएगा फिर, और जून माह में वो कहाँ जाएगा उसका निर्धारित कर दिया गया है प्रोग्राम। और वो इसी माह में, मुझे लगता है कि कुछ सचिवों के देख भी रहा था प्रोग्राम आ गए हैं, सोमवार से ये जाना शुरू। और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बेस चिकित्सालय कोटद्वार में मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व मंत्री SS नेगी ने कहा कि 2017 में जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो इस अस्पताल का संयुक्त चिकित्सालय से उच्चीकरण कर बेस चिकित्सालय में तब्दील किया गया और जो भी सुविधाएं बेस चिकित्सालय में होनी चाहिए थी वो उपलब्ध कराई गई। इस बेस अस्पताल में डॉक्टर्स के 58 पद स्वीकृत हैं, जिसके सापेक्ष इस समय लगभग 20 डॉक्टर सेवाएं दे रहे हैं। जब क्षेत्र की विधायक कोटद्वार की जनता के स्वास्थ्य के प्रति ही संवेदनशील नहीं है तो और क्या उम्मीद की जाए। हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल को एक ज्ञापन प्रेषित किया है और ये भी मांग की कि लगभग 250 का जो पैरामेडिकल स्टाफ होता है उसके सापेक्ष मात्र जो है 90 के करीब जो है स्टाफ है, तो कैसे उनकी जो है सेवा हो सकती है। जो डॉक्टर्स वर्तमान में यहाँ हैं वो अपने एफर्ट से कोशिश तो करते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं उनको, इतनी कम संख्या होने के बावजूद भी आप थोड़ा थोड़ा सेवा दे रहे हैं। और उत्तराखंड में पिछले दिनों हुई बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ। फल और सब्जी के किसान इस ओलावृष्टि से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। आम और लीची की फसल 40% खराब हो चुकी है।
प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने इस बारे में मुख्यमंत्री से मुलाकात की। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि उद्यान विभाग और कृषि विभाग के द्वारा जिन किसानों का नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी। देखिए, अभी भारी ओलावृष्टि से हमारे फलों को काफ़ी क्षति हुई है। 3% से लेकर 52% तक क्षति विभिन्न स्थानों पर हुई है। कहीं पर और आम, लीची और उसमें तो 25 से 45% हुई है। अन्य फलों में 18 से 22% हुई है। सेब आदि में हमारा जो जिला है रुद्रप्रयाग, वहाँ पे 40 से 50% की क्षति हुई है। उधम सिंह नगर में जो हमारी आम लीची है उसमें 50 से 60% की क्षति हुई है। देखिए, और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी ने वकीलों के लिए बनाए गए नवनिर्मित भवन का दीप जला के उद्घाटन किया। चैम्बर उद्घाटन के अवसर पर न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी, न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा, न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा, राकेश थपलियाल समेत हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी और अधिवक्ता मौजूद रहे। बहुत खुशी का मौका है कि नई चैम्बर ब्लॉक बना है और हाईकोर्ट के जो वकील हैं उनको बड़ी सहूलियत होगी। 400 वकील यहाँ एडजस्ट हो जाएंगे तो उससे वकीलों के काम करने में बड़ी उनको सहूलियत होती है, टाइम बचता है, एफिशिएंसी बढ़ती है एंड इससे वर्क प्रॉपर्ली होता है, अच्छा होता है। हाँ, काफ़ी अच्छी तरह बने हैं चैम्बर, हमने पहले भी देखे थे। बेटर देन ओल्ड चैम्बर, अच्छी बिल्डिंग बन के आई। बहुत खुशी। नई चैम्बर बनाने के लिए हमारी ओर से काफ़ी प्रयास किया गया था और इस साल जब हमने देखा तो हमने सरकार से भी निवेदन किया और सरकार ने भी हमें मदद करी, पैसा दिया। उसके बाद चैम्बरों का निर्माण 1 साल के अंदर कंप्लीट हो चुका है। इससे जो है कि हमारे कई जो अधिवक्ता भाई हैं उनके लिए जो हम बाहर टहला करते थे, काम नहीं कर पा रहे थे, तो अब वो कम से कम अपनी सुविधापूर्वक अपने चैम्बर में बैठ के काम करेंगे और उससे उनके काम में भी एफिशिएंसी आएगी और काम का भी जो है एक प्रॉपर ढंग से काम भी हो पाएगा। पौड़ी विधायक राजकुमार पौड़ी ने गड़ोली गांव पहुंचकर गुलदार के हमले में घायल 10 वर्षीय बच्ची से मुलाकात की, उसका हाल जाना, परिजनों से भी मुलाकात की। इस दौरान विधायक के साथ डीएफओ गढ़वाल मौजूद रहे, एसडीएम सदर भी उनके साथ रहे और विधायक ने परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। तो वहीं ग्रामीणों की पिंजरा न लगाए जाने की समस्या का भी समाधान हो गया। इस संबंध में मैं असल में परसों जब ये घटना घटी थी तो परसों मैं हॉस्पिटल आया तो लड़की को हॉस्पिटल से घर ले गए थे। परसों मुलाकात नहीं हुई, कल वो परसों रात में उसको एम्स भेजा गया तो कल उसको फिर वापस एम्स से वापस आ गई और लड़की ठीक है, स्वस्थ है और उसके जो है घाव लगे हैं और मेरे को लगता है कि ट्रीटमेंट हो गया है, अच्छा है और कुछ दिन में ठीक होने वाली है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो लड़की जो है बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाए। इस संबंध में 2 दिन पहले ग्राम गड़ोली में आरुषि नाम के बालिका पे गुलदार द्वारा अटैक किया गया। इसी क्रम में हम लोगों ने मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक को पिंजरा लगाने की अनुमति हेतु यहाँ से लिखा गया था। कल शाम को हमको उसकी अनुमति मिल गई है। आज सुबह हम लोगों ने पिंजरा इंस्टॉल कर दिया है और जो दूसरा ग्राम तमलाग है और ग्राम गडोली में हम लोगों ने विभिन्न जगहों पर कैमरा ट्रैप्स लगाए हैं। हमारा जो दल है कंटिन्यूस गश्त कर रहा है और सभी रेंज अफसरों को और अन्य कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इसमें कोई भी ढिलाई नहीं बरती जाए और गश्त अच्छी तरीके से की जाए। मैंने अभी निर्देश दिए हैं कि जो पिंजरे लगाए गए हैं वो स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे लगाए जाए, PIPs बनाए जाए जो पगमा की इंप्रेशन पैड्स हो ताकि जो जानवर है उसकी पहचान हो। तो मसूरी में एक बस की ब्रेक फेल हो गई और उसकी चपेट में सामने से आ रही कार आ गई, जिसकी वजह से वो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत ये रही कि कार में सवार लोग बाल बाल बचे और बस और कार की टक्कर के बाद सड़क के दोनों तरफ जाम लग गया। पुलिस ने दोनों वाहनों को मुख्य सड़क से हटा के जाम को सुचारू करवाया। तारी थी वो सवारी निरंकारी वाली सवारियों को लेकर आया था मैं। वो सवारी यहाँ उतर कर ऊपर कोई गाड़ी आगे लेकर चला तो पैडल जो उसका एकदम नीचे बैठ गया परेशर का उसका। हाँ। वो कंडक्टर बोले मैंने गाड़ी कर दी बंद क्योंकि उस टाइम गाड़ी थोड़ी बहुत हिली थी। मैंने उसके मगर ईंट लगा था प्रेशर बढ़ा लेंगे इसका। मैं उसने ईंट लगा ली, फिर जो उसका ब्रेक पे पैर हटा के जो हटाया
तो ब्रेक में पैर वो गाड़ी जो आगे भगने वो ईट पे को कला खा गई। ये बस ऊपर के साइड से नीचे आ रही थी तो इसके ब्रेक फेल हो गए और नीचे से स्विफ्ट जा रही थी ऊपर, तो गनीमत हुई थी, किसी को चोट नहीं आई। पर एक्सीडेंट बड़ा ज़बरदस्त बताया जा रहा है। हाँ ज़बरदस्त तो था, हो सकता था बहुत बड़ा केस हो सकता था, किसी की डेथ वगैरह हो सकती थी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सब बाल बाल बच गए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।